तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। आपको बता दें कि चीन की विस्तारवादी नीति को झटका लगा है। भारत के एफडीआई के नियमों में बदलाव के बाद कई देशों ने कोरोना के इस दौर में चीन की अन्य देशों की कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने की मुहिम को झटका दिया है। ब्रिटिश सांसदों ने देश में निवेश को लेकर चीन सरकार की मदद करने वाली राजनीतिक हस्तियों और सलाहकारों के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं। ये भी आपको बता दें कि खबरें मिल पा रही हैं कि विदेशी मामलों की समिति के चेयरमैन ने कहा है कि नियमों से समझौता करने वालों में से कुछ संसद में ही बैठे थे। चीन ने हाल ही में यूके की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को टेक ओवर करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। और वहीं ब्रिटेन में एक और भारतीय मूल के डॉक्टर को कोरोना वायरस के चलते मौत के मुंह में चले गए हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर का नाम मनजीत सिंह रियाद बताया जा रहा है। वो आपातकालीन चिकित्सा सलाहकार थे। रियाद ने 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी। वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की दुर्घटना और आपातकालीन सेवा में सलाहकार बनने वाले पहले सिख थे। उनके अस्पताल के ट्रस्ट ने बताया है कि उन्होंने डर्बीशायर में आपातकालीन चिकित्सा सेवा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स ऑफ डर्बी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि मैं मनजीत रियाद को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिनका आज निधन हो चुका है। वो आकर्षक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उन्हें सभी प्यार करते थे। हम उन्हें बहुत ज्यादा याद करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन के संस्थापक अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे फैजल ईदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल के दिनों में ही उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। दुनिया का हर देश इस वायरस की चपेट में है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से हालात काफी ज्यादा खराब हैं। फैजल ईदी ने 15 अप्रैल को इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बैठक करने के बाद से ही उनके अंदर कोरोना के लक्षण दिखाई देने शुरू हो चुके थे। वर्तमान में वो ईदी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। ये भी आपको बता दें कि फैजल ईदी के बेटे साद ईदी ने कहा है कि उनमें 4 दिनों के बाद लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए, जिसके बाद उनकी जांच की गई, जिसमें वो कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। आपको बता दें कि साद ने बताया है कि वर्तमान में उनके पिता इस्लामाबाद में हैं और उनका स्वास्थ्य जो उनकी हेल्थ है, वो बिल्कुल ठीक है। और वहीं कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है। इस महामारी में काफी सारे चिकित्सा कर्मी और कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आते हुए नजर आ रही हैं। ऐसा ही मामला स्पेन में सामने आया है, जहां पर एक टैक्सी चालक कोरोना संक्रमित मरीजों और चिकित्सा कर्मियों को मुफ्त में सेवा दे रहा है। स्पेन की राजधानी में एक टैक्सी चालक रोजाना कोरोना मरीज और चिकित्सा कर्मियों को अस्पताल तक छोड़ने के लिए जाता है। इस सेवा के लिए वो उनसे टैक्सी के किसी भी तरह के भाड़े की मांग नहीं करता है। ये भी आपको बता दें कि चालक के इस नेक काम को देखकर डॉक्टर्स ने टैक्सी चालक को सम्मानित किया है। एक दिन जब टैक्सी चालक एक चिकित्सा कर्मी को लेकर अस्पताल पहुंचा तो सारे डॉक्टर्स ने उसे सम्मानित किया। अस्पताल के स्टाफ ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं और एक बड़ी राशि का चेक लिफाफे में डालकर उन्हें भेंट किया। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। जी हां, आपको बता दें कि देश में जारी कोरोना संकट के बीच पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला। इस बार राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर यह कहकर हमला बोला कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जाए। राहुल गांधी ने एक खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल लगातार महंगा बेचा जा रहा है। ऐसा क्यों है और विपदा के समय में दाम घटाए जाने चाहिए।
और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा गया है कि लॉकडाउन से स्थिति को आगे ढकेला जा रहा है क्योंकि वैक्सीन पर लगातार तेजी से काम हो रहा है और वहीं गंभीर स्थिति को जितना दूर ढकेला जाएगा बीमारी पर काबू पाने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा गया आप भी सुनिए। क्योंकि वो वेरिएशन जब ज्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी कि वो फर्स्ट जनरेशन एलाइजा है, जैसे मैंने बार बार आपको समझा के बोला था, फर्स्ट जनरेशन जो टेस्ट होती है, नई टेस्ट जब आती है तो उसमें वेरिएशंस दिखते हैं, वो थोड़ी क्रूड फॉर्म में आती है। और जैसे बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ 3.5 महीने हो चुके हैं ये बीमारी को। अब जो भी चीज आएगी उसको तो आगे रिफाइन करना जरूरी पड़ेगा। तो हमने एक डिसाइड किया कि ये फाइंडिंग्स को नजरअंदाज करना नहीं है। हम लोगों ने यहाँ जो दिल्ली में किया था हमारे लोगों के पास से, उसमें तकरीबन 71% जो RT-PCR पॉजिटिव थे उनको ये पकड़ रही थी टेस्ट बराबर। और जैसे टाइम जाता है, 7 दिन का टाइम अगर हो गया तो वो पॉजिटिव आने का चांस भी बढ़ रहा था। लेकिन ये वेरिएशन देखते हुए हमने 2 चीजें ठहराई। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें और अगले 2 दिन में हम जो भी सही जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे। और राज्यों को कुछ हेल्थ वर्कर्स जो कोविड पॉजिटिव होने के कारण कुछ हॉस्पिटल बंद हुए और इसी तरीके से नॉन कोविड हॉस्पिटल में जो अनरिलेटेड डिजीज के लिए पेशेंट भर्ती हुए, बाद में वो पॉजिटिव पाए गए। इसको मद्देनजर रखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल नॉन कोविड फैसिलिटीज में ऐसे केसेस का पता लगने पर क्या करना चाहिए उससे संबंधित एक दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत हॉस्पिटल्स में ऐसे इश्यूज की मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। यह कमेटी इंश्योर करेगी कि उस हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल गाइडलाइंस पर प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हों। कोई भी अगर पॉजिटिव केस आता है उस हॉस्पिटल में तो वह लोकल हेल्थ अथॉरिटीज को सूचित करें और पेशेंट को उसी हॉस्पिटल के प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफर करें। अगर ऐसा कोई पेशेंट पाया जाए तो उसको इमीडिएटली मास्क लगाया जाए और एक डेडिकेटेड हेल्थ वर्कर ही उस केस को अटेंड करे और जब वह अटेंड करे तो वह भी रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस ले। साथ ही बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्टेटस अगर जरूरत है तो इमीडिएटली उस पेशेंट को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत उसको डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाए और इस फैसिलिटी को डिसइंफेक्ट किया जाए। इस फैसिलिटी में वह पेशेंट जिसके कांटेक्ट में आया है उन सबको क्वारंटाइन किया जाए और 14 दिन तक फॉलो किया जाए। उसके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट पर 7 हफ्ते के लिए उनको रखा जाए। यह सावधानी बरती जाए कि जो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के, उनका ध्यान में रखते हुए उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाए जो उसके लिए जितनी हमारे पास ताकत है उसमें हम हर चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन ये कोई हेल्थ मेजर नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग ये भी कभी हेल्थ मेजर करके इस्तेमाल नहीं हुआ। ये भी हम करके इसको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये नई बीमारी है। हमको ऐसे समझना है ये कि पिछले 3.5 महीने में जो भी साइंस की प्रगति हुई है जिसकी वजह से आपको डायग्नोसिस हो पा रहा है, आपकी PCR टेस्ट 3.5 महीने के अंदर कोई नई बीमारी की PCR की टेस्ट खोज हो गई। आप अगर देखें बीमारी के बारे में काफी कुछ जानकारी पिछले 3.5 महीने में हुई। 70 कैंडिडेट वैक्सीन में से 4 कैंडिडेट वैक्सीन और 5 कैंडिडेट वैक्सीन ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल के फेज में गए।
ये कभी किसी बीमारी में आज तक हुआ नहीं है। कोई भी जांच करके देखें, अगर ये इतने तेजी से और इस रफ्तार से अगर इसकी खोज हो रही है तो हमने बोलना कि हमको डर लगे ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों में डालना मुझे अब सही नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा विश्वास रखें। इससे आज जो ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट होगा दोहरा फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आज हमको जो टाइम मिला है उसमें सारे लोगों को केयर करने के लिए, समझ लीजिए प्रिपेयर्डनेस की जो एक्सरसाइज है, हॉस्पिटल केयर आज हम दे सकेंगे। इसकी गारंटी तो हम बार बार लव अग्रवाल साहब आपको बोल रहे हैं। और जितना हम इसको दूर ढकेलेंगे उतना साइंस की प्रगति होके उसके खिलाफ या तो वैक्सीन निकले या दवा निकले और उसका हम हमारे देश में के लोगों को इस्तेमाल कर पाए, इसका चांस हम बाय कर रहे हैं। और जगह क्या हो रहा होगा, वो लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमने सब निकाल दिया तो सब खराब हो जाएगा, ये मुझे मालूम नहीं। हमारे देश के लिए हम जो बोल सकते हैं वो तो पक्का बोल रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी और ICMR की गाइडलाइंस पर क्या कुछ कहा है डॉक्टर के अग्रवाल ने और किस तरह की राय देते हुए वो नजर आए हैं, आप भी सुनिए। I am aware of two patients, one of my own known to people. One was 70-year-old, but it was given late. He died, but another one survived. So we don't know the results as yet because it is not a double-blind trial. But yes, ray of hope is there. Sir, what are the ICMR guidelines for this? Currently, ICMR is not recommending it into asymptomatic people for prevention, and it is based on a case-to-case basis decided by the treating doctors. If they find patient is deteriorating very fast and the patient is serious enough that we consider giving plasma therapy. Theoretically, it can be given even in milder cases. Theoretically, it should be given as early as possible because you are increasing the innate immunity. Theoretically, it should be given before complications comes, but we still don't know whether a negative antigen means what. We still don't know positive antibodies means what. Till more data is available, currently it has to be used for patients who are rapidly deteriorating. आपको बता दें कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने रैपिड टेस्टिंग किट पर बोलते हुए कहा है कि अभी रैपिड टेस्टिंग किट से टेस्ट के लिए राजस्थान में रोक लगा दी गई है। रैपिड टेस्टिंग किट हमको भेजी थी। SMS अस्पताल में ऑलरेडी जो PCR टेस्ट के माध्यम से पॉजिटिव केसेस के रूप में जो मरीज भर्ती थे, 168 जो ये रैपिड टेस्टिंग किट थी, इनको हमने टेस्ट किए और उस टेस्ट के रिजल्ट कायदे से तो 90% आने चाहिए थे, दोनों में आपस में मिलान, लेकिन ये 5.4% आया। जो पॉजिटिव है ऑलरेडी उनको भी नेगेटिव बता रहे हैं ये टेस्ट। ऐसी परिस्थिति में रैपिड टेस्टिंग किट से जो टेस्टिंग थी उसको हमने राज्य में रोका है और ICMR को ये बताया है कि जो प्रोटोकॉल आपने तय किया है, जो प्रोसीजरल इश्यूज आपने तय किए हैं, उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट किए हैं। उसके बावजूद ये परिणाम आया है तो हमको ये गाइड करें कि हम इस टेस्ट को आगे यहाँ काम में लें या नहीं लें। ICMR के जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक ये टेस्ट राजस्थान में हमने रोक दिए हैं, अब सिर्फ PCR टेस्ट ही करेंगे। और वहीं पंजाब में आज कोरोना वायरस के 6 और नए मामले सामने आ चुके हैं। पटियाला में 5 और साथ ही मोहाली में 1 कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया है। आपको बता दें कि राज्य में अब तक कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 251 तक पहुंच गई है। इसमें 186 सक्रिय मामले हैं, 39 मामले ठीक हो चुके हैं और 16 लोगों की इस महामारी में मौत हो चुकी है। और वहीं पंजाब के भटिंडा में पुलिस अब लॉकडाउन की पालना के लिए पिटाई नहीं कर रही है, बल्कि पुलिस नया रुख अख्तियार करती हुई नजर आ रही है, जिसमें सड़कों पर झाड़ू लगवाकर शहर की सफाई करवाई जा रही है। यहां पर पुलिस अधिकारी का ये कहना है कि जो लोग लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहे हैं उन्हें लाठी डंडे से नहीं बल्कि स्वच्छ भारत अभियान के जरिए समझाया जा रहा है। झाड़ू लगवाने के बाद उन्हें हिदायत दी जा रही है कि अगली बार घर से बाहर निकलने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ लॉकडाउन किया हुआ है देश सारा, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं। और वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच में केंद्र सरकार ने बंगाल समेत कुछ राज्यों में जमीनी हकीकत और लॉकडाउन के उल्लंघन की पड़ताल के लिए सेंट्रल टीमें भेजी हैं। टीमों को कोलकाता में ही फिलहाल रोक लिया गया है। बीएसएफ और राज्य पुलिस की एस्कॉर्ट के साथ उन्हें कोलकाता में कुछ जगहों पर जाने की इजाजत दी गई है। केंद्र सरकार की इस टीम में पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, उपभोक्ता विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि कोलकाता और जलपाईगुड़ी में टीमों को राज्य और स्थानीय अधिकारियों के द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को दोहराया था, लेकिन राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से उन्हें अभी भी सहयोग नहीं मिल रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल सचिन तोमर ने वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। इसमें कांस्टेबल आइसोलेशन वार्ड में पुलिस कर्मियों को हो रही असुविधाओं के बारे में जानकारी दे रही हैं। आप भी देखिए। मैं एक कोरोना पीड़ित दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सचिन कुमार तोमर हूँ। हमारे यहाँ पर एक ही बरामदे में कम से कम 20 आदमी हैं और 20 आदमी के लिए सिर्फ एक ही बाथरूम है। और यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रकार की कोई जैसे गले में खराबी है, किसी को फीवर है, कोई दवाई मांगता है, उसको दवाई नहीं दी जाती। किसी को गर्म पानी नहीं दिया जाता, नॉर्मल पानी दिया जा रहा है। कल से कोई चादर चेंज नहीं हुई बेडों की। आप पिल्लो देख सकते हो, ये वाइट कलर के पिल्लो है। आप इनकी हालत देखो, बार बार बोल रहे हैं कि इनको चेंज कराओ। सरकार कहते कि ये वाइट कलर बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, ऐसे हो रहा है जैसे इसको किसी गंदी नाली से कीचड़ से निकाला हो। 20 आदमी एक ही फ्लोर पर है, एक ही रूम है सभी के लिए। ये अकेला एक ये बाथरूम है। किसी भी आदमी को ना गर्म पानी की सुविधा है। किसी आदमी को फीवर हो जाता है, उसको मेडिसिन नहीं मिलती। किसी आदमी का गला खराब है तो उसे वो मेडिसिन नहीं मिलती। सुविधाओं के नाम पे कोई किसी भी प्रकार। तो आपने देखा किस तरह से पुलिसकर्मी यहाँ परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं श्रमिकों की जिस तरह से हालत है और साथ ही लॉकडाउन जिस प्रकार से जारी है, इसको लेकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैं देश की जनता को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की गाइडलाइन का पालन किया, स्वयं अनुशासन से सामाजिक दूरी बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन अभी हमें और प्रयास करने की आवश्यकता। सरकारें काफी हद तक इस संक्रमण को फैलने में, निपटने में काफी हद तक कामयाब हुई है और जनता ने भी इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संपूर्ण जनता ने सहयोग। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जिन लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है, उनमें से 80% लोग वो हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने 1397 सैंपलों की जांच कराई है, जिसमें से 78 पॉजिटिव पाए गए हैं। इस दौरान कोरोना के दौरान गरीबों के लिए हमने पूरी तरह से फूड सिक्योरिटी, उनको खाने की दिक्कत किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी के लिए जब तक ये कोरोना की मार रहेगी और लोग अपनी रोज़ी रोटी कमा नहीं पाएंगे, हमने उनकी फूड सिक्योरिटी का पूरा प्लान बनाया है। जैसा मैंने बताया था, 71 लाख लोगों को हमने 7.5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त राशन ऑलरेडी बांट दिया है, सब लोगों के घर में चला गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था,
लेकिन वो भी गरीब थे, उन्हें भी राशन की ज़रूरत थी। ऐसे लोगों के लिए हमने 10 लाख लोगों के लिए फ्री राशन की व्यवस्था की थी, लेकिन अब निकल के आ रहा है कि ऐसे और भी बहुत लोग हैं। तो आज सरकार ने ऐसे 30 लाख लोगों के लिए और राशन का इंतज़ाम किया है। तो 71 लाख लोगों को तो हमने राशन बांट दिया, ऑलरेडी उनके घर चला गया। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इनकी भी काफ़ी एप्लीकेशंस, लगभग 38 लाख एप्लीकेशन आई हैं। तो उसमें हमें लगता है कि कई लोग हो सकता है राशन लेने ना आएँ, लेकिन आएंगे तो सबको देंगे। आज सरकार ने निर्णय लिया 30 लाख और लोगों को राशन दिया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो लगभग 1 करोड़ लोगों को दिल्ली के अंदर हम लोग फ्री राशन दे रहे हैं। दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी है, तो लगभग आधी आबादी को दिल्ली सरकार, दिल्ली की आधी आबादी को फ्री राशन दे रही है। तो आपने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचाई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।